Next comes the polycystic ovarian syndrome. Poly means multiple, cystic means abnormally developing follicles, ovarian means within the ovaries, and syndromes means collection of signs and symptoms. अब इसमें क्या होता है कि हाइपर इंसुलिनीमिया या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हाइपोथैलेमिक हार्मोनल फीडबैक रिस्पॉन्स में ऑल्ट्रेशन आती है, जिसकी वजह से एलएच एफएसएच रेशियो इंक्रीज हो जाती है। यानी एलएच का लेवल एज़ कम्पेयर्ड टू एफएसएच इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड्रोजन्स का लेवल स्पेशली टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ हो जाएगा फ्रॉम थीका इंटरना सेल्स ऑफ ओवरी। डिक्रीज़ रेट हो जाएगा फॉलिकुलर मैचुरेशन का, फॉलिकल्स रप्चर नहीं करेंगे और एनोवुलेशन हो जाएगी एंड इट इज़ कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज्ड फर्टिलिटी इन फीमेल्स। अगर हम इसका थोड़ा सा साइकिल देखें तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच सिक्रीट होता है, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके एलएच और एफएसएच सिक्रीट करवाता है ओवरीज पे, और एड्रीनल्स पे एक्ट करके एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन होती है। अब हाइपोथैलेमस पे क्या होता है, पीसीओएस में रैपिड पल्सिंग होती है जीएनआर ऑफ जीएनआरएच, ठीक है, विच लीड्स टू दी प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ एलएच रेशियो एफएसएच, यानी एलएच की रेशियो लेवल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एफएसएच, which cause the ovaries to produce excess androgens and makes the adrenal more sensitive to the ACTH and release more androgens। यानी एक तो याद रखना है हमने कि एलएच रेशियो एफएसएच ज़्यादा हो जाएगी, दूसरी एक्सेस लेवल ऑफ एंड्रोजन्स हो जाएगा स्पेशली टेस्टोस्टेरोन्स, और एड्रीनल्स भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे और वो भी रिलीज़ करेंगे ज़्यादा एंड्रोजन्स। एक तो ओवरी से आ रहा होगा एंड्रोजन्स, दूसरा एड्रीनल से एंड्रोजन्स आ रहे होंगे। अब जब एंड्रोजन ज़्यादा होंगे तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करेंगे, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो वो एंड्रोजन्स की एक्सेसिव प्रोडक्शन करेगी। तो इस तरह से ये एक विशियस साइकिल चलता जाएगा। अब हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से अब इंसुलिन तो ज़्यादा है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस है बॉडी में। हाइपर इंसुलिनीमिया जो है वो स्टिमुलेट करेगी ओवरीज को टू प्रोड्यूस एंड्रोजन। इसके अलावा इंसुलिन जो है वो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के लेवल को भी कम कर देती है लिवर में, जिसकी वजह से भी एंड्रोजन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है इन दी ब्लड। इसके अलावा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और एक्सेसिव हार्मोन है, ये दोनों बेसिकली पोटेंशिएट करते हैं और मॉड्यूलेट करते हैं जीएनआरएच को और परपेचुएट करते हैं साइकिल को। बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलकर एक साइकिल बना देती हैं, जिसमें एक्सेस लेवल ऑफ एंड्रोजन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, एलएच एफएसएच की रेशो ज़्यादा हो जाती है और 70% केसेस में ये हेरिडिटरी होता है। तो इसमें जो भी चीज़ें हमें मिल रही होंगी वो एक्सेस लेवल ऑफ एंड्रोजन्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही मिल रही होंगी। अब इन्होंने एक चीज़ बताई हुई है कि एंड्रोजन्स का लेवल थीका इंटरना सेल से ज़्यादा होता है। ये हमने देखा था कि थीका इंटरना सेल्स जो हैं वो ओवरीज़ में होते हैं। एक तो ये आ रहे होते हैं एड्रीनल ग्लैंड से और दूसरा ये आ रहे होते हैं ओवरीज़ से। यहाँ पे हमने देखा था कि जो फॉलिकल है, ओवेरियन फॉलिकल्स, उसकी 2 लेयर्स होती हैं, ग्रैन्युलोसा सेल और आउटर थीका सेल्स की लेयर होती है। थीका सेल्स जो हैं उस पे वो एक्सप्रेस करते हैं रिसेप्टर फॉर एलएच टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। ठीक है, यहाँ से जब एलएचआर रिसेप्टर पे आकर एलएच लगता है तो फिर कोलेस्ट्रॉल पे डेस्मोलेज एक्ट करता है और फिर स्टीन आयोन बनता है। तो यहाँ पर भी जो है वो एंड्रोजन्स की सिक्रीशन होती है थीका इंटरना सेल्स में। इसके अलावा अगर हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखें तो इसमें रोटरडैम क्राइटेरिया आता है। इसमें 2 या मोर देन 2 एटलीस्ट हमें फाइंडिंग्स मिलनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड पे हमें सिस्टिक या एनलार्ज्ड ओवरीज़ मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें ओलिगोमेनोरिया या एनोवुलेशन मिलनी चाहिए और तीसरे नंबर पर हाइपर एंड्रोजनिज़्म यानी हाइपर एंड्रोजनिज़्म के साइंस हिर्सुटिज़म और एक्ने। इसके अलावा इसकी एसोसिएशन होती है ओबेसिटी और एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के साथ, जिसमें डार्क पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन के, स्पेशली एल्बो और नेक एरिया वगैरह में। और इसके अलावा इसमें इंक्रीज़ रिस्क होता है एंडोमेट्रियल कैंसर का, क्योंकि इसमें अनअपोज्ड एस्ट्रोजन होता है फ्रॉम रिपीटेड एंड ओवुलेटरी साइकिल्स। क्योंकि अब एस्ट्रोजन तो आई जा रहा है, उसको कोई अपोज नहीं करा, तो इस वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो ही जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेट रिडक्शन, क्योंकि जब वेट रिड्यूस होगा फैट कम होगा और फैट सेल्स हमें पता है स्ट्रॉन बनाते हैं, तो जो पेरिफेरल एस्ट्रॉन फॉर्मेशन है वो कम होगी, एंड्रोजन्स का लेवल कम होगा। ओसीपीज़ देते हैं ताकि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कम हो ड्यू टू अनअपोज्ड एस्ट्रोजन। ऑब्वियसली उसमें जो प्रोजेस्टेरोन का कंपोनेंट होगा वो एस्ट्रोजन को अपोज करेगा। क्लोमिफेन देंगे जिससे ओवुलेशन इंडक्शन होगी। स्पाइरोनोलैक्टोन, फिनास्टेरॉइड, फ्लूटामाइड एज एंटी एंड्रोजन्स एक्ट करेंगे हिर्सुटिज्म को ट्रीट करने के लिए। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं बेसिकली ये स्पाइरोनोलैक्टोन। तो इस तरह से इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं।
अगर इसमें हम कुछ एमसीक्यूज़ देखें तो हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इंक्रीज एलएच टू एफएसएच रेशियो, इंक्रीज एंड्रोजन्स, कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज इन फर्टिलिटी इन फीमेल्स। इसके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, ट्रीटमेंट में वेट रिडक्शन, ओसीपीज, क्लोमिफेन फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन। इसके अलावा जो ओसीपीज़ हैं वो रेगुलेट भी करती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एंड्रोजन एक्सेस के सिम्टम्स को भी ये उसको भी हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये एंडोमेट्रियम को भी प्रोटेक्ट करती हैं एंड्रोजन एक्सेस की वजह से जो होती है। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन होती है ओसीपीज़ में वो इंक्रीज़ करती है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को, जिसकी वजह से एंड्रोजन्स का लेवल कम हो जाता है। और जो प्रोजेस्टिन कंपोनेंट होता है ओसीपीज़ में वो क्या करता है कि डिक्रीज़ करता है एलएच को, इनहिबिट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, ओवुलेशन को, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, स्पर्म की पेनिट्रेशन को, म्यूकस सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग करवा कर। ठीक है, इसके अलावा फिनास्टेरॉइड, स्पाइरोनोलेक्टोन, ग्लूटामाइड हिर्सुटिज्म को ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हम एक्ने के लिए एंटीबायोटिक्स और एंटीनाइड्स दे सकते हैं। इसके अलावा हम एरोमेटेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं, लेट्रोजोल, जो कि इंक्रीज़ करते हैं लाइव बर्ड्स को। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन एंडोक्राइनोपैथी है ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज इन फीमेल्स। हमने एंडोक्राइनोलॉजी में भी देखा था कि जो स्पाइरोनोलेक्टोन है, इसके अलावा जो फिनास्टेरॉइड है, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, ये दोनों एंटी एंड्रोजेनिक हैं। इसके अलावा एनास्ट्रोजोल, ये भी एंटी एंड्रोजेनिक है। तो ये सारे जो हैं ये एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन को कम करते हैं। इसके अलावा इसमें हम मेटफॉर्मिन भी दे सकते हैं जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती है, और बाकी इसकी डिटेल हम इसकी फार्माकोलॉजी में देख लेंगे। दिस इज शोइंग पॉलीसिस्टिक ओवरीज। दिस इज शोइंग द mechanism how hyperandrogenism is produced. These are the features of PCOS. This is how theca cells produced androgens. This is the Rotterdam criteria for PCOS. On ultrasound, we see string of pearls appearance. This is the signs and symptoms of hyperandrogenism. These are also the PCOS symptoms. This is how to get rid of PCOS belly. How birth control can help treat PCOS symptoms. Next is primary dysmenorrhea, which means painful menses that are caused by uterine contractions to decrease blood loss. इसमें ischemic pain होगी that is mediated by prostaglandins, और इसमें हम सिंपल ट्रीटमेंट ही देंगे, एनसेड्स दे सकते हैं, सिटामिनोफेन, और बहुत कम केसेस में हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं। Next are the ovarian cysts that are usually asymptomatic, but they may rupture and become hemorrhagic, or they can lead to adnexal torsion. सबसे पहले follicular cyst है, follicles अब बनते हैं ovaries में, हमने देखा था ovaries में follicles बनते हैं और फिर बाद में वो rupture करते हैं तो ovulation हो जाती है। And they are functional physiological cysts, and they are most common ovarian mass in young females. They are caused by failure of mature follicle to rupture and ovulate. अब mature जब होता है follicle, उसने रप्चर होना होता है और फिर ओव्यूलेशन होनी होती है। अगर वो रप्चर नहीं होता और ओव्यूलेशन नहीं होती, तो इसको हम बोल देंगे कि ये फॉलिकुलर सिस्ट है। और ऑब्वियसली ये सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन, तो इसमें ये एक्सेस एस्ट्रोजन को सिक्रीट करेगा और यूजुअली ये रिज़ॉल्व कर जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। नेक्स्ट इज़ द कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। अब जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो पीछे जो स्ट्रक्चर रह जाता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। अगर कॉर्पस ल्यूटियम जो है इन्वोल्यूट नहीं करता ओव्यूलेशन के बाद, ये बाद में इन्वोल्यूट कर जाता है ना, ख़त्म हो जाता है। अगर ये इन्वोल्यूट नहीं करेगा तो इसको हम बोल देंगे कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, और ये भी फंक्शनल ही होती है। और ये चूँकि प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है तो इसमें ये एक्सेस प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगी, और ये भी यूजुअली स्पॉन्टेनियसली ही रिज़ॉल्व कर जाती है। नेक्स्ट आर दी थीका ल्यूटेन सिस्ट। थीका ल्यूटेन बेसिकली फॉलिकल ओवेरियन फॉलिकल्स की क्लियर होती है। इसको हम हाइपर रिएक्टिव लिटिनालिस भी बोलते हैं, जो कि एचसीजी की ओवर स्टिमुलेशन की वजह से होती है। फन बायलेटरल और मल्टीपल होती है। इसकी एसोसिएशन मोलर प्रेगनेंसी से होती है, हाइड्रेटिफॉर्म मोलिया कोरियोकार्सिनोमा के साथ, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ के साथ। इसमें मोलर प्रेगनेंसी में भी हमने पढ़ा था कि कंप्लीट मोल में थीका ल्यूटेन सिस्ट बनने के चांसेस होते हैं। एचसीजी स्टिमुलेशन की वजह से जो है वो
इसके चांसेस होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि LHSAG का कुछ रिसेप्टर भी सेम होता है, उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलैरिटी होती है। और थीका ल्यूटिन जो सेल्स हैं उन पे LH के रिसेप्टर्स भी होते हैं, और वहाँ पर जब LH के रिसेप्टर्स वो एक्सप्रेस करते हैं, LH वहाँ पे आके एक्ट करता है, तो फिर एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन होती है। तो फिर जो दोनों ओवरीज हैं वहाँ पर मल्टीपल थीका ल्यूटिन सिस्ट बनती हैं, फिर वो एक्सेस एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन जब सिस्ट रिजॉल्व कर जाती हैं, ये भी फंक्शनल सिस्ट ही ऑलमोस्ट होती हैं, तो फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। इसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल सिस्ट दिखाई हुई हैं ओवरीज की। Ultrasound is showing massive theca lutein cyst.